बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आफाक सन सीरीज़ की माशरती उलूम की जमात पंजुम की किताब कर रहे हैं और आज हम इसका आखिरी बाब यानी छठा बाब मुआशियात शुरू करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हम कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। इसमें हम जानेंगे अशिया और ख़िदमात के बारे में, सारफीन और पैदा कुनिंदगान के बारे में, अवामी और निजी अशिया और ख़िदमात, इसके अलावा अफरात ज़र और किल्लत, तजारत, बरामदात और दरामदात, नकलो हवल के बड़े ज़राए, फिर कारोबारी ज़हनियत, मुख्तलिफ़ इक़साम के कारोबार, फिर करेंसी और रकम के इर्तगा के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम बरे-सग़ीर में सिक्कों और कागज़ी नोट की तारीख़ के बारे में भी पढ़ेंगे। मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसियों के नाम, लोगों की ज़िंदगियों पर ज़र और बैंकों का किरदार और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इसके पहले सबक की तरफ, जो कि है अशिया, ख़िदमात और तजारत। इस सबक की तकमील के बाद आप जान सकेंगे अशिया और ख़िदमात का फ़र्क, सारफीन और पैदा कुनिंदगान का फ़र्क। आप जान सकेंगे अवामी और निजी अशिया और ख़िदमात के बारे में, अफरात ज़र और किल्लत के बारे में, तजारत, बरामदात और दरामदात क्या होती हैं इनके बारे में जान सकेंगे और नकलो हमल के ज़राए के बारे में। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं। खाना खाकर हम अपनी भूख ख़त्म करते हैं, पानी पीकर हम अपनी प्यास मिटाते हैं। इसी तरह हमें रहने के लिए मकान की ज़रूरत होती है। इन चीज़ों के अलावा हम कलम, कॉपियाँ, कुर्सियाँ, चूल्हे, टेलीविज़न और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और ख़रीद या बेच सकते हैं, वो अशिया कहलाती हैं। अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात पूरी करने के लिए हम मुख्तलिफ़ ख़िदमात भी हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर बाल कटवाने के लिए हजाम, मकान बनवाने के लिए मेमार, स्कूलों का इंतज़ाम संभालने के लिए प्रिंसिपल और बिजली के तारों और स्विचों को ठीक करवाने के लिए इलेक्ट्रिशियन की खिदमात लेते हैं। खिदमात वो काम हैं जो इंसान एक दूसरे के लिए करता है और उसके बदले में मुआवजा हासिल करता है। जो लोग अशिया पैदा या तैयार करते हैं और बेचते हैं या खिदमात फ्राहम करते हैं, पैदा कुनिंदा कहलाते हैं। और जो लोग खिदमात हासिल करते हैं, अपने घर के लिए सौदा सल्फ और दीगर ज़रूरी सामान ख़रीदते हैं, वो सारफीन कहलाते हैं। एक सारिफ रकम अदा करके अशिया ख़रीदता है और ख़िदमात हासिल करता है। अशिया और ख़िदमात दो तरह की होती हैं, निजी अशिया और ख़िदमात और अवामी अशिया और ख़िदमात। निजी और अशिया और ख़िदमात क्या होती हैं? अब निजी अशिया और ख़िदमात वो होती हैं जो किसी शख्स या कंपनी की ज़ाती मलकियत हो। निजी अशिया और ख़िदमात का शोबा बराह रास्त हुकूमत की मलकियत नहीं होता। निजी शोबा मुनाफा कमाने के लिए अशिया और ख़िदमात मुहैया करता है। इन अशिया और ख़िदमात में निजी तालीम, टेलीमुवासलात, तामीरात, दवासाजी, होटलों की सनत, तजारती बैंकारी और दीगर कारोबार शामिल हैं। अवामी अशिया और ख़िदमात, अब ये क्या होती हैं? किसी मुल्क की हुकूमत अपने शहरियों के लिए जो चीज़ें और सहूलियात मुहैया करती है, उन्हें अवामी अशिया और ख़िदमात कहा जाता है। इनमें शाहराहें, बिजली का निज़ाम, सरकारी स्कूल, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, फलाह व बहबूद के मंसूबे, सफाई सुथराई के महकमे, कौमी दिफा, पुलिस और फायर ब्रिगेड के इदारे, सरकारी हस्पताल और बहुत सी दीगर सहूलियात शामिल हैं। अफरात ज़र के बारे में जानते हैं। अशिया और ख़िदमात की कीमतों में इजाफे को अफरात ज़र कहते हैं। अफरात ज़र को हम महंगाई भी कह सकते हैं। इसकी कई वजूहात होती हैं। अफरात ज़र की एक अहम वजह करेंसी की कदर में कमी वाक़या होना है। मुल्की करेंसी की कीमत बैनुल अक़वामी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफे से जुड़ी हुई होती है। जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, मुल्क में अफरात ज़र भी बढ़ जाता है। तेल को फैक्ट्रियों, सनतों और ज़राए नकलो हमल को चलाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इस तरह तेल की कीमतों में इजाफा दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफे का बाइस बनता है। बढ़ती हुई कीमतें महंगाई पैदा करती हैं।
महंगाई की वजह से सार्फिन को अशिया की फराहमी में कमी आ जाती है। अगर अशिया की तलब या मांग ज़्यादा हो और उनकी फराहमी में कमी आ जाए तो अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे महंगाई में इजाफा हो जाता है। अब तजारत क्या होती है? कोई भी मुल्क अकेला अपने अवाम की खुराक और तवानाई की तमाम ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो दूसरे ममालिक से तजारत करता है। जब मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं तो उसे बैनुल अक़वामी तजारत या गैर मुल्की तजारत कहा जाता है। बैनुल अक़वामी तजारत दो किस्म की होती है। वो अशिया जो दूसरे ममालिक को फ़रोख्त की जाती हैं बरामदात कहलाती हैं, और वो अशिया जो दूसरे ममालिक से मंगवाई जाती हैं दरामदात कहलाती हैं। तो बरामदात और दरामदात बैनुल अक़वामी तजारत की दो किस्में हैं। ज़राए नक़्लो हमल के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे ज़राए जो लोगों और अशिया को एक जगह से दूसरी जगह लाने या ले जाने के काम आते हैं ज़राए नक़्लो हमल कहलाते हैं। ये ज़राए मुल्क की सनती तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। ज़राए नक़्लो हमल से मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी तजारत को फ़रोग़ मिलता है और सनतों में तैयार करदा अशिया बर वक्त एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती हैं। इसके अलावा लोग ज़राए नक़्लो हमल के ज़रिए से बआसानी एक इलाके से दूसरे इलाके में जा सकते हैं। इन ज़राए का इस्तेमाल करते हुए तलबा को तालीम के हसूल के लिए भी आसानी हो जाती है। हमारे मुल्क में सड़कें, रेलवे लाइनें, हवाई रास्ते और बहरी रास्ते नक़्लो हमल के अहम ज़राए हैं। जायज़ा लेते हैं पाकिस्तान की 3 दरामदात और 3 बरामदात की फ़हरिस्त बनाइए। जी, आपने बरामदात के नीचे 3 बरामदात और दरामदात के नीचे 3 दरामदात के नाम लिखने हैं। आगे चलते हैं। खाली जगह पुर कीजिए। आपके सामने 5 जुमले हैं और उनमें खाली जगह हैं। आपने पढ़ना है और उनको पुर करना है। जिस तरह मैं एक आपके लिए पढ़ देती हूँ। जो लोग अशिया पैदा या तैयार करते और बेचते हैं उन्हें डैश कहते हैं। जी, उन्हें क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा, उन्हें पैदा कनिंदा कहते हैं। इसी तरह आप बाकी के भी पढ़िए और खाली जगह पुर कीजिए। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। जी, आपके सामने 5 जुमले हैं। आपने दुरुस्त के सामने टिक का निशान लगाना है और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। जिस तरह के पहला मैं आपको पढ़ देती हूँ। जब भी हम अशिया ख़रीदते या खिदमात हासिल करते हैं टोल टैक्स अदा करते हैं। क्या ऐसा है? जी नहीं, हम टोल टैक्स नहीं देते। हम अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त करते हुए टोल टैक्स नहीं देते, तो ये गलत है। तो आप इसके आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो इसी तरह आप बाकी की भी पढ़िए और निशान लगाइए। आगे चलते हैं। दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। जी, आपके सामने 6 सवाल हैं और आपने उनके मुख्तसर जवाब देने हैं। जिस तरह एक है कि सौदा सल्फ की कोई सी रसीद देखते हुए बताएं कि आपने कितने फ़ीसद सेल्स टैक्स अदा किया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। आप अपनी सौदा सल्फ की कोई भी रसीद देखें और उसमें से देखें कि आप कितना सेल्स टैक्स अदा करते हैं। आगे चलते हैं। दर्ज झेल सवालात के तफसीली जवाब दीजिए। आपके सामने 2 सवाल हैं और आपने उनके तफसीली जवाब देने हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी सरगर्मियां तजवीज़ करें जिनकी मदद से आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। मिसाल के तौर पर पड़ोसियों के लिए सौदा सल्फ लाना, अशिया की फराहमी, महल्ले के पार्क और गलियों की सफाई वगैरह। अपनी इन सरगर्मियों से अपने हम जमातों को आगाह कीजिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक एक्टिविटी है जो आप ज़रूर कीजिएगा। जी, हम बढ़ते हैं अपने अगले सबक की तरफ जो कि है कारोबार। इस सबक की तकमील के बाद आप जान सकेंगे कि कारोबारी ज़हनियत क्या होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार कौन कौन से हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कारोबारी ज़हनियत के बारे में। कारोबारी ज़हनियत सोचने का एक ऐसा अंदाज़ है जो इंसान को कारोबार के मैदान में मुकाबला करने, फ़ैसला करने और नताइज की मुकम्मल ज़िम्मेदारी कबूल करने पर आमादा करता है। कारोबारी ज़हनियत का इस्तेमाल करते हुए एक शख्स अपने हुनर को फ़रोग़ देता है और उसे मज़ीद बेहतर बनाता है।
مزید یہ کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرتا ہے اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری اقدامات کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک مثال ہم لیتے ہیں کہ سلمہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کپڑے سینے میں مہارت حاصل کی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ خواتین کو سلائی کا ہنر سکھایا جائے۔ اپنی اس مہارت کی بنا پر اس نے ایک سلائی اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا اور اس کاروبار کی نفع اور نقصان کی مکمل ذمہ داری بھی قبول کی۔ اس مقصد کے لیے وہ سرمایہ جمع کرنا شروع کرتی ہے اور سلائی سینٹر بنانے کے لیے اپنی کچھ سہیلیوں کی مدد حاصل کرتی ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے کاروبار کا آغاز کرتی ہے۔ اب کاروبار کی کچھ اقسام ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نیا کاروبار شروع کرنے کا مقصد صرف ملازمت کے مواقع پیدا کرنا نہیں اور پیسے کمانا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایسا کچھ کرنا بھی ہوتا ہے جو دنیا میں مثبت تبدیلی لائے۔ کاروبار کئی طرح کے ہوتے ہیں، جیسا کہ چھوٹے پیمانے کا کاروبار۔ چھوٹے پیمانے کا کاروبار کم سرمایہ کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اس پیمانے پر صرف ایک ہی شخص کاروبار کا مالک ہوتا ہے اور وہی اس کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے، جیسا کہ پھلوں اور سبزیوں کے سٹال، سودا سلف کی دکانیں، بیوٹی پارلر وغیرہ، یہ سب چھوٹے پیمانے کے کاروبار کی کچھ مثالیں ہیں۔ بڑے پیمانے کا کاروبار کیا ہوتا ہے؟ نسبتاً زیادہ سرمایہ سے شروع کیا جانے والا کاروبار بڑے پیمانے کا کاروبار کہلاتا ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ افراد بڑے پیمانے کے کاروبار کے مالک ہو سکتے ہیں۔ مشترکہ کاروبار میں نفع و نقصان تمام شراکت داروں میں برابر تقسیم ہوتا ہے۔ بڑے پیمانے کے کاروبار میں ڈپارٹمنٹل سٹور، شاپنگ مال، فیکٹریاں اور ہوٹل وغیرہ شامل ہیں۔ بعض اوقات کمپنیاں دوسری بڑی کمپنیوں کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے کے کاروبار کی منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ پھر ہم بات کریں گے توسیع پذیر کاروبار کی۔ اس کاروبار میں کاروباری افراد کا مقصد دنیا کو مثبت طور پر تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ بہترین ملازمین کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور حیرت انگیز کاروباری ماڈل دکھا کر دیگر کمپنیوں یا بینکوں سے سرمایہ حاصل کرتے ہیں۔ اس نوعیت کے کاروبار میں نقصان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ آن لائن شاپنگ سٹور اس قسم کے کاروبار کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ جو چوتھی قسم ہے کاروبار کی، وہ ہے سماجی کاروبار۔ سماجی کاروبار کا مقصد صرف منافع حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ معاشرتی بھلائی بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کے کاروبار ایسی نئی مصنوعات متعارف کرواتے ہیں اور خدمات پیش کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ یہ کاروبار منافع کے حصول کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں بھی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ تعلیمی ادارے، بینک اور فلاحی خدمات کے ادارے سماجی کاروبار کی چند مثالیں ہیں۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ چند ایسے کاروبار کی فہرست بنائیں جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں سے اپنے پسندیدہ کاروبار کا انتخاب کریں اور پسند کی وجہ بھی لکھیں۔ جی تو یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ سا سوال ہے، تو آپ نے اس کا جواب جو دی گئی لائنیں ہیں ان پر لکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، خالی جگہ پر کیجیے۔ جو کاروبار کم سرمایہ کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جی اسے چھوٹے پیمانے کا کاروبار کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ باقی کے بھی پڑھیے اور خالی جگہ پر اس کا درست جواب ہے وہ لکھیے۔ آگے دیکھتے ہیں، دیے ہوئے کاروبار کو ان مثالوں سے ملائیے۔ ایک سائٹ پہ کاروبار لکھے ہوئے ہیں، دوسری سائٹ پہ مثالیں دی گئی ہیں۔ آپ نے کاروبار کو ان کی مثالوں کے ساتھ ملانا ہے۔ جس طرح کے چھوٹے پیمانے کا کاروبار، جی ابھی ہم نے پڑھا تھا جیسے سودا سلف کی دکانیں اور بیوٹی پارلر، یہ چھوٹے پیمانے کے کاروبار ہیں۔ اسی طرح آپ باقی کو بھی ان کی مثالوں سے ملائیے۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجیے۔ آپ کے سامنے 5 سوالات ہیں، آپ نے ان کے مختصر جواب دینے ہیں۔ جس طرح ایک ہے کہ چھوٹے اور بڑے پیمانے کے کاروبار کا موازنہ کیجیے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ کم سرمایہ کے ساتھ جو کاروبار کیا جاتا ہے وہ چھوٹے پیمانے کا کاروبار ہوتا ہے، اور جو زیادہ سرمایہ کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بڑے پیمانے کا کاروبار ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ باقی کے بھی پڑھیے اور ان کے مختصر جواب دیجیے۔ آگے چلتے ہیں، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیجیے۔ 2 سوالات دیے گئے ہیں جن کے آپ نے تفصیلی جواب دینے ہیں۔ اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے زر کا ارتقاء۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد ہم جان سکیں گے کرنسی اور رقم کے ارتقاء کے بارے میں،
बरे-सगीर में सिक्कों और कागज़ी नोटों की तारीख़ के बारे में, मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसियों के नाम, लोगों की ज़िंदगियों में ज़र और बैंकों के किरदार के बारे में और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं धाती सिक्कों की। तकरीबन 600 कबल मसीह में लीडिया यानी कि जो मगरबी तुर्की है, वहाँ के लोगों ने सोने और चांदी के मुरक्कब से तैयार करदा सिक्के मुतारिफ़ करवाए। इन सिक्कों पर तस्वीर और तहरीरें कुनिंदा होती थी। इन सिक्कों का वज़न बहुत ज़्यादा होता था और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं था, इसलिए इन सिक्कों ने कागज़ी नोटों की ज़रूरत को उभारा। अब कागज़ी रकम कब आई? सबसे पहले कागज़ी नोट चीनियों ने मुतारिफ़ करवाए। कागज़ी रकम का इस्तेमाल सबसे पहले तांग ख़ानदान के दौरे हुकूमत में हुआ। कागज़ी नोट या चेक बतौर रकम ताजरों को दिए जाते थे। यूरोप में कागज़ी रकम का इस्तेमाल 17वीं सदी में शुरू हुआ। 18वीं सदी के आखिर तक कागज़ी नोट दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल चुके थे। यूँ करेंसी नोट दुनिया में राइज हो गए। बाज़ मुल्कों में कागज़ी नोटों की जगह अब प्लास्टिक के नोटों ने ले ली है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिजी, रोमानिया और इंडोनेशिया समेत 20 से ज़्यादा ममालिक ये पॉलीमर नोट इस्तेमाल करते हैं। बरे-सगीर में करेंसी की तारीख़ के बारे में पढ़ते हैं। बरे-सगीर में करेंसी का इस्तेमाल 600 कबल मसीह में शुरू हुआ और चांदी के सिक्के मुतारिफ़ करवाए गए। इन सिक्कों पर इलामात नक्श होती थीं और उन्हें पाना कहा जाता था। मौर्य ख़ानदान के हुक्मरानों ने 3री सदी कबल मसीह में मुख्तलिफ़ शक्लों के सिक्के मुतारिफ़ करवाए। इन पर भी इलामात कुनिंदा होती थीं। ये सिक्के सोने, चांदी, तांबे और सीसे से तैयार किए जाते थे। बाद इज़ा किशन बादशाहों ने ऐसे सिक्के मुतारिफ़ करवाए जिन पर बादशाहों की तस्वीर बनी होती थी। 13वीं सदी ईस्वी में दिल्ली के तुर्क सुल्तानों ने सिक्कों पर मौजूद इलामती तस्वीर को इस्लामी खताती से तब्दील कर दिया। इन सिक्कों को टंका कहा जाता था। 14वीं सदी ईस्वी के दौरान में बरे-सगीर खालिस चांदी और सोने से बने हुए सिक्के इस्तेमाल करते थे और उन्हें अशरफी कहा जाता था। 1526 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने बरे-सगीर में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी। मुग़ल बादशाहों ने पूरी सल्तनत में सिक्कों का यकसा निज़ाम कायम किया। उनके अहद में सोने, चांदी और तांबे से सिक्के तैयार किए जाते थे। अफ़गान हुक्मरान शेर शाह सूरी ने अपने दौरे हुकूमत में एक चांदी का सिक्का जारी किया जिसे रुपया का नाम दिया गया। इस रुपये को 40 तांबों के सिक्कों में तकसीम किया गया जिसे पैसा कहा जाता था। सोने के सिक्कों को मोहर और तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। ये अब आपके सामने अगर आप देखिए तो मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनकी करेंसी बनी हुई है। आज हम कागज़ी नोट और सिक्के बतौर रकम इस्तेमाल करते हैं। इनकी एक मुकर्ररा कीमत है। सिर्फ किसी मुल्क की हुकूमत ही करेंसी जारी कर सकती है और उसकी कीमत तय कर सकती है। मुख्तलिफ ममालिक के करेंसियों के नाम आपके सामने हैं, जैसे रुपया पाकिस्तान का है, डॉलर अमेरिका का है, फिर सऊदी अरब में रियाल इस्तेमाल होते हैं और इंग्लिस्तान में पाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब बैंकों के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक क्या होते हैं। आप अक्सर लोगों से बचत, अकाउंट, डिपॉज़िट और ट्रांजैक्शन जैसे अल्फाज सुनते होंगे। ये मखसूस अल्फाज बैंकों से मुतल्लिक हैं। बैंक एक ऐसा मालियाती और तिजारती इदारा है जो कि लोगों की रकम महफूज करता है। आम तौर पर लोग अपनी बचत को बैंक अकाउंट में रखते हैं। बैंक मुख्तलिफ अफराद, ख़ानदानों और हुकूमतों के साथ माली मामलात तय करते हैं। इन बैंकों को तिजारती बैंक कहते हैं। बैंक बिजली, गैस, पानी और टेलीफोन के बिलों की अदायगी की सहूलत भी फराहम करते हैं। बैंक मकानात और कारों जैसी महंगी अशिया ख़रीदने के लिए आसान शराइत पर कर्ज़ भी फराहम करते हैं। ज़रूरी और सनती पैदावार को बढ़ाने के लिए किसान और सनतकार बैंकों से कर्ज़ लेते हैं। बैंक तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए हुकूमतों को भी कर्ज़े देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हर मुल्क का एक मरकज़ी बैंक होता है जो रियासत के ज़ेरे इंतज़ाम होता है।
पाकिस्तान में उसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। ये करेंसी नोट जारी करता है और मुल्क के पूरे बैंकिंग निज़ाम को कंट्रोल करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त अवाम के साथ मामलात तय नहीं करता। ये तजारती बैंकों को मुख्तलिफ पॉलिसियों के बारे में रहनुमा असूल जारी करता है। आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग की एक तस्वीर भी है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर है। अब एक जायज़ा लेते हैं, एक एक्टिविटी है। दर्ज झैल ममालिक की करेंसियों के नाम लिखिए। जी, आपके सामने ममालिक लिखे गए हैं और उसके सामने करेंसी की जगह खाली है। आपने हर मुल्क की करेंसी का नाम लिखना है। जिस तरह अभी हमने पढ़ा भी है, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसका नाम रुपया है, अमेरिका की जो करेंसी है उसका नाम डॉलर है। तो आपने इसी तरह बाकी ममालिक की करेंसियों के नाम उनके सामने लिखने हैं। आइए मश्क की जानिब बढ़ते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। आपके सामने 5 सवालात हैं, हर एक के साथ ऑप्शंस दी गई हैं। आपने जो दुरुस्त ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। जिस तरह मैं एक पढ़ देती हूँ। कागज़ी रकम मुतारिफ़ करवाई। जी, अभी हमने पढ़ा भी था। यहाँ पर 4 ख़ानदानों के नाम लिखे हुए हैं, सूरी ख़ानदान, खलीजी ख़ानदान, मायान ख़ानदान और तांग ख़ानदान। तो अभी हमने पढ़ा कि इसका सही जो जवाब है वो है तांग ख़ानदान। इसी तरह अब आप दूसरे सवाल की तरफ देखिए। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाइए। जी, आपने कॉलम अलिफ में दी गई जो करेंसी है उसको कॉलम बे से मिलाना है। जिस तरह के अगर मैं बात करूं, पहले जो लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड, वो कब मुतारिफ़ हुआ? जी, आप देखिए 1200 कबल मसीह, 600 कबल मसीह, 20वीं सदी, 14वीं सदी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड 20वीं सदी में मुतारिफ़ हुआ, तो आपने इसको मिला देना है। इसी तरह आप बाकी के भी पढ़िए और उनको सही जो उनका जवाब है उसके साथ मिलाइए। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दीजिए। आपके सामने 5 सवाल हैं जिनके आपने मुख्तसर जवाब देने हैं। जिस तरह एक मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ कि पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक का क्या नाम है। अभी हमने पढ़ा कि पाकिस्तान का जो मरकज़ी बैंक है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह आप बाकी के भी पढ़िए और उनके मुख्तसर जवाब दीजिए। आगे चलते हैं। दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाब दीजिए। जी, आपके सामने 2 सवाल हैं जिनके आपने तफसीली जवाब देने हैं। इसी तरह दी हुई करेंसी के बारे में मालूमात इकट्ठी करके लिखें कि हर एक करेंसी कितने पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। जी, आपके सामने 3 करेंसी लिखी हुई हैं और आपने मालूम करना है कि हर करेंसी कितने पाकिस्तानी रुपयों के बारे में है। ये आपका होमवर्क है। जी, मुझे उम्मीद है आपको आज के सबक की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।